स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ और हम आप पहुंचे हैं कहानी 52 पत्ते के 9वें भाग में। ये हमारी जो सामान्य कहानियां होती हैं आमतौर पर 8 भाग की होती हैं, किंतु रॉबरी किंग भी और ये कहानी भी थोड़ी सी फैल गई है। इसमें रायता थोड़ा ज्यादा फैला हुआ था, इसलिए तो चलिए शुरू करते हैं 52 पत्ते पार्ट 9। देवराज चौहान और सोहनलाल नहीं देख सके कि उन्हें कहां ले जाया गया है। बंधे हाथ पांव से ही उन्हें उठाकर बंगले के बाहर वैन के फर्श पर डाल दिया गया। तब रात के 12 बज रहे थे। जब वैन चली तो रात के 12 बज चुके थे। इस तरह बंधनों में झगड़े होने की वजह से वैन के फर्श पर रहना कष्टदेह था। वैन उछलती तो शरीर को जोरों से झटका लगता, जिससे पीड़ा होती, लेकिन वो विरोध करने की स्थिति में भी नहीं थे। वैन में उनके अलावा 7 लोग थे। शिवचंद, बाबू, नोरा और 2 अन्य आदमी उनके साथ बैठे थे। आगे वैन का ड्राइवर था और एक दूसरा आदमी उसके बगल में बैठा था। वैन के शीशों पर पर्दे लगे थे। वैन के भीतर अंधेरा था कि वो एक दूसरे को स्पष्ट नहीं देख पा रहे थे। पूरे रास्ते वैन सामान्य रफ्तार से चलती रही। 1 घंटे बाद उनका सफर समाप्त हुआ। देवराज चौहान और सोहनलाल को इतना जरूर महसूस हो गया कि वो किसी इमारत के भीतर जा रुकी है वैन। फिर दरवाजे खुले, सब नीचे उतरे। करीब 2 मिनट बाद उन्हें वैन से निकालकर कंधों पर डाला गया और लिफ्ट के सहारे दूसरी मंजिल पर पहुंचे और एक कमरे में डाल दिया गया। उन्हें लाने वाले व्यक्ति पास ही मौजूद रहे। देवराज चौहान और सोहनलाल की नजरें मिली। हमारी बुरी हालत हो रही है, देवराज चौहान बोला। बहुत ही बुरी, सोहनलाल ने गहरी सांस ली। मैं उस इंसान को देखना चाहता हूं जिसने मुझे बेवकूफ बनाकर फंसा लिया, देवराज चौहान ने कहा। तुम क्या कर सकते थे? झूठ के जाल ने तुम्हें उलझाकर अपनी गिरफ्त में ले लिया। तभी नोरा 2 आदमियों के साथ भीतर आई। इसके बंधन खोल दो, नोरा ने कहा। साथ आए दोनों आदमी देवराज चौहान और सोहनलाल के बंधन खोलने लगे। कोई शरारत की तो बहुत तकलीफ में आ जाओगे देवराज चौहान, नोरा कह उठी। ये मत सोचना कि तुम्हारे हाथ पांव खुल गए हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम एक ऐसी जगह पर हो जहां कोई अपनी मनमानी नहीं कर सकता। देवराज चौहान और सोहनलाल के बंधन खुल गए थे। हम उसके यहाँ हैं जिसने सारी योजना बनाई थी, सोहनलाल ने पूछा। हाँ, जगमोहन पहले से ही यहाँ पहुंच चुका है, नोरा ने कहा। वो कैसा है? देवराज चौहान ने नोरा को देखा। उसे कोई तकलीफ नहीं दी गई है, वो कैद में है, नोरा का स्वर शांत था। तुम्हारे यहाँ पर क्या हैसियत है? देवराज चौहान ने पूछा। जल्दी क्या है, पता चल जाएगा। फिर नोरा पास खड़े आदमियों से बोली, ये हमारे खास मेहमान हैं, इन्हें पूरी इज्जत के साथ खाना खिलाओ, जख्मों पर दवा लगाओ और इन पर कड़ी नजर रखो कि ये कोई गलत हरकत न कर सकें। इनके हाथ पांव तभी बांधना जब ये गलत हरकत करने की कोशिश करें, और रात को इन्हें आराम से सोने देना। मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूं जिसने मुझे इस झंझट में फंसा दिया, देवराज चौहान ने कहा। सुबह, नोरा मुस्कुराई। आधी रात हो गई है, ये शरीफों का नींद का वक्त है। शरीफ? वो ठीक है, सुबह ही सही, देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। नोरा कुछ पल देवराज चौहान को देखती रही, फिर बाहर निकल गई। नोरा की हैसियत के बारे में क्या ख्याल है कि वो यहाँ? सोहनलाल, देवराज चौहान कह उठी। देवराज चौहान कह उठा। तुम नोरा की कही बात भूल गए? उसने कहा था कि जब इस सारे खेल की योजना बनाई जा रही थी तो वो योजना बनाने वाले की गोद में बैठी थी। तुम्हारा मतलब कि नोरा भी योजना बनाने में शामिल थी? जरूर शामिल रही होगी। बनते प्लान में वो पास थी, तो वो भी इस रगड़े में शुरू से ही शामिल है। और यहाँ वो जिस तरह इन लोगों को हुक्म दे रही है,
इसी से उसकी हैसियत का दम भी झलकता है। अगला दृश्य। देवराज चौहान और सोहनलाल कमरे के फर्श पर ही सोए थे, क्योंकि वहां कोई बेड नहीं था। तकिए अवश्य उनको दे दिए गए थे। वो गहरी नींद में सोए और सुबह अपनी जाग ही जागे। तब सुबह 10 बज रहे थे। रात जो लोग उन पर नजर रखने रखे हुए थे वो नहीं दिखे। जगने पर नए चेहरे दिखे। दो कमरे के भीतर कुर्सियों पर बैठे थे। एक खुले दरवाजे के बाहर कुर्सी पर बैठा था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। उन दोनों व्यक्तियों में से एक बोला, कुछ चाहिए? कॉफी मिलेगी? देवराज चौहान ने पूछा। वो बिना कुछ कहे उठकर बाहर निकल गया। मेरे लिए भी, पीछे से सोहनलाल ने कहा। देवराज चौहान खुले दरवाजे के बाहर देखने लगा। बाहर गैलरी जैसा कुछ नजर आ रहा था। नींद लेने से तबीयत सुधरी सी महसूस हो रही थी। देवराज चौहान इन हालातों के बारे में सोचने लगा। उसके मन में जरा भी इच्छा नहीं थी कि यहाँ से सोच निकलने की सोचे। वो उस इंसान से मिलना चाहता था जो इस योजना के पीछे था। क्या इरादा है? देवराज चौहान ने सोहनलाल को देखा, जो सरक कर पास आ गया था और धीमे स्वर में बोला था, हम यहाँ फंसे पड़े हैं। सोहनलाल ने पुनः कहा, वॉल्ट में रखी दौलत तुम इन्हें देने वाले नहीं और ये हमें छोड़ने वाले नहीं। जगमोहन भी यहाँ कैद है। ऐसे में बाहर से सहायता मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं। तुम सोचो कैसे यहाँ से निकले। इस बारे में मैंने सोचा भी नहीं। अब तक तो तुम्हें सोच लेना चाहिए था कि क्या तुम उससे नहीं मिलना चाहते जो इस योजना का मुखिया है? देवराज चौहान ने पूछा। इतना पता चल गया है तो ये भी पता चल जाएगा कि वो कौन है। हम यहाँ से निकलने की सोचना। तुम दोनों यहाँ से फरार होने की बात कर रहे हो। 3 कदम दूर कुर्सी पर बैठा व्यक्ति मुस्कुरा कर कह उठा। दोनों ने उसे देखा। बोलो, अगर वास्तव में ऐसा कुछ सोच रहे हो तो मैं तुम्हें मौका दे सकता हूँ। वो पुनः बोला। कैसा मौका? यही कि तुम दोनों जा सकते हो। मैं या बाहर बैठा आदमी तुम्हें रोकेगा नहीं। लेकिन मेरा दावा है कि अगले 10 मिनट बाद तुम दोनों इसी कमरे में पड़े होगे और बुरा हाल हो चुका होगा तुम दोनों का। वो बराबर मुस्कुरा रहा था। सोहनलाल ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान उस आदमी को देखता मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारा बड़ा कौन है? उसका नाम? हमें तुम्हारे बारे में बता दिया गया है कि तुम कितने बड़े शातिर हो। उसने कहा। देवराज चौहान, तुम बहुत जल्दी उनसे भी मिल लोगे जिनके बारे में पूछ रहे हो। इस बारे में हमें कुछ भी कहने पर मनाही है। भागना चाहो तो भाग सकते हो। अभी नहीं, देवराज चौहान बोला। उससे मिलने के बाद। बाद में पता नहीं तुम्हें मौका मिले या ना मिले। तभी गया आदमी ट्रे में कॉफी के 2 प्याले रखे कमरे में आ गया। दोनों ने कॉफी पी ली और पीने लगे। 10 मिनट बाद नोरा भी वहां आ गई। गुड मॉर्निंग। नोरा दोनों को देखते मुस्कुराई। पता चला गहरी नींद सोए रात। देवराज चौहान ने नोरा के खूबसूरत चेहरे को देखा। वो सामने बाथरूम का दरवाजा है। नहा धो लो, फिर तुम्हें किसी से मिलाना है। नोरा बोली। उसी से जिसने मुझे चक्कर में डालकर मदन का केबिन खाली करवाया। देवराज चौहान बोला। सही कहा। नोरा ने सिर हिलाया। उसे तुम लोगों से मदन का वो पैसा चाहिए। अपने को तैयार कर लो। सोच लो कि उसे क्या कहना है, या तुम लोगों ने क्या फैसला लेना है। पैसा दोगे तो ही आजादी मिल पाएगी, नहीं तो पता नहीं क्या होगा। कहने के साथ ही नोरा ने कंधे उचकाए। अब हालात गंभीर हो चुके हैं देवराज चौहान। तो तुम चाहती हो कि हम उसे वो सारा पैसा दे दें? देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं जरूर चाहूंगी, क्यों ना चाहूंगी। नोरा हंसी। पर असल फैसला तो तुमने लेना है। अगर ये सोचते हो कि यहां से भाग भाग जाओगे तो भूल जाओ। इस जगह से इजाजत के बिना बाहर नहीं निकला जा सकता। जगमोहन को बता दिया गया है कि तुम दोनों यहाँ पर हो। पर सुनकर वो खुश नहीं हुआ, परेशान हो गया था। जगमोहन को हमारे पास। अभी मिलोगे जगमोहन से। नहा धो लो, नाश्ता कर लो, फिर सबसे मिलेंगे। इतना कहकर नोरा बाहर निकल गई। इसकी बातों में प्यार भी है, धमकी भी है। सोहनलाल बोला।
इसी ने तुम्हें सारे मामले में उलझाए रखा। ये बहुत चालाक है। देवराज चौहान के चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। अगला दृश्य। देवराज चौहान और सोहनलाल को दोपहर 1 बजे एक कमरे में लाया गया। तब साथ में 3 आदमी और नोरा भी थे। तीनों आदमी उन्हें कमरे में छोड़कर चले गए। ये 2.5 कमरों जितना बड़ा चौकोर कमरा था। कमरे में जरूरत का सारा सामान मौजूद था, जैसे कि डबल बेड, डाइनिंग टेबल, फ्रिज, टीवी, सोफा, सेंटर टेबल और कुर्सियां। कमरे में जगमोहन भी मौजूद था। दोनों को देखते ही जगमोहन फौरन आगे बढ़ा और दोनों से मिला। ऐसे में नोरा कुछ कदम हटकर खड़ी हो गई। तुम दोनों की तो तगड़ी ठुकाई हुई लगती है, जगमोहन बोला। किसने की? हो गई, अब क्यों पूछते हो? सोहनलाल बोला। तुम बचाने आए होते तो शायद ये सब ना होता। मैं कैसे आता? कुछ लोगों ने बंगले पर आकर मुझे पकड़ लिया जब मैं फोन पर वो बातें सुन रहा था। मैं तो सारे हालातों को समझ ही रहा था कि। जगमोहन ने कहा। तुम यहाँ कब से हो? देवराज चौहान ने पूछा। कल से। पता चला किसकी कैद में हो? नहीं, कहते हुए जगमोहन ने नोरा पर नजर मारी। ये यहाँ क्या कर रही है? देवराज चौहान ने नोरा पर नजर मारकर कहा। ये कहती है कि जब मुझे घेरे में लेने की योजना बनाई जा रही थी, तो ये भी पास में मौजूद थी। और यही तुम्हारी नकली पत्नी भी बनी? हाँ। इसने बताया नहीं कि इन सबके पीछे कौन? तभी दरवाजा खुला और एक आदमी शिवचंद और बाबू को छोड़कर चला गया। ये कौन है? जगमोहन ने पूछा। ये दोनों अपने को ठग कहते हैं और योजना बनाने वाले ने सब कुछ प्लान करके पूरा करने का जिम्मा इन पर छोड़ दिया था। ये बाबू है, जो बंगले में नौकर होने का बहाना कर रहा था, और ये शिवचंद पीछे रहकर काम कर रहा था, देवराज चौहान बोला। शिवचंद ने कमरे में नजर दौड़ाकर नोरा से पूछा। तावड़े साहब नहीं आए? आ रहे हैं, नोरा ने शांत स्वर में कहा। अब वो यहाँ आ रहा है जिसने सारी योजना बनाई थी, देवराज चौहान बोला। वो भी अंडरवर्ल्ड का आदमी है? अंडरवर्ल्ड का? जगमोहन चौंका। उसी पल कमरे का दरवाजा खुला और चेक शर्ट और काली पैंट पहने 40 वर्षीय आदमी ने भीतर प्रवेश किया। वो सेहतमंद था, सामान्य कद का। सिर के बाल छोटे थे। फुर्तीला दिख रहा था वो फुर्तीला दिख रहा था वो। हाव भाव से चुस्ती थी। उसने दरवाजा बंद करके सबको गंभीर नजर फिर नोरा से कहा। दरवाजे के बाहर लाल बल्ब जला दो ताकि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। नोरा ने दीवार में लगा एक स्विच दबा दिया। कैसे हो दोस्तों? वो देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल पर गंभीर नजर मारकर बोला। मुझे पहचानते हो? तीनों ने इंकार में सिर हिलाया। मैं वही हूं जिससे तुम लोग मिलना चाहते थे, वो बोला। प्लानर? सोहनलाल ने कहा। सही समझे। तुम हो कौन? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। ताबड़े कहते हैं मुझे, हीरा ताबड़े। हीरा ताबड़े? देवराज चौहान के होठों से निकला। तुम हो हीरा ताबड़े, मुंबई अंडरवर्ल्ड के जाने माने ड्रग्स किंग और हथियारों के सौदागर? जगमोहन कह उठा। मैं ही हूं। तुम लोगों ने मेरा नाम सुन रखा है, पर पहले कभी देखा नहीं। हम मिले नहीं, जरूरत ही नहीं थी। हमारे तुम्हारे रास्ते अलग अलग हैं, मंजिलें अलग हैं, काम अलग है, तो फिर मिलना कैसा? ये जुदा बात है कि हम एक ही समंदर में रहते हैं। ऐसे में कभी मुलाकात हो भी जाए तो हैरानी कैसी? हीरा ताबड़े गंभीर दिख रहा था। तुम अपने काम से हटकर मुझे फंसाने के लिए ऐसी घटिया योजनाएं कब से बनाने लगे? देवराज चौहान ने कहा। सब बताऊंगा देवराज चौहान, तभी तो हम मिल रहे हैं। नहीं तो ताबड़े के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो वक्त को खराब करे। पर तुमसे मिलना बहुत जरूरी हो गया था। कहने के साथ ही हीरा ताबड़े ने कहर भरी नजरों से शिवचंद और बाबू को देखकर कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों में अकल नाम की कोई चीज नहीं है। मैंने सोचा था ठग हो, दिमाग तो होगा ही, पर वो भी नहीं है। भैंस जैसी समझ है तुम्हारी। हमने क्या गलत कर दिया ताबड़े साहब?
बाबू बोला। देवराज चौहान और सोहनलाल को यातना देने की क्या जरूरत थी? समझदार इंसान प्यार भाव से अपने काम को पूरा कर देता है। ये माना हुआ डकैती मास्टर है और तुम लोग बच्चों की तरह इसकी ठुकाई करने पर लग गए कि अब पैसे हमें दे दे। सामने वाले को देखकर बात करनी चाहिए। गवाह रहो पूरे के पूरे। पर ये देने को मना कर रहा, शिवचंद ने कहना चाहा। तो मुझसे बात कर रहे? तुम दोनों मेरे लिए काम कर रहे हो। समस्या आई तो मुझसे बात करते, पर तुम दोनों तो खुद सब कामों को बेवकूफों की तरह निपटाने पर लग गए। ये बड़े लोगों के बड़े काम हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ सकते। तुम दोनों को तो अपने 15-15 करोड़ की पड़ी होगी कि वो जल्दी से मिल जाए। ये भूल गए कि सामने देवराज चौहान है। शिवचंद और बाबू ने कुछ नहीं कहा। बेवकूफ, हीरा तावड़े ने तीखे स्वर में कहा और टहलने लगा। अपनी तारीफ सुनकर मजा तो आया होगा तुम दोनों को, नोरा ने व्यंग भरे स्वर में कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम तावड़े साहब की खास हो, शिवचंद बोला। पता लगता भी कैसे, मैंने पता लगने ही नहीं दिया, नोरा ने उसी अंदाज में कहा। तभी देवराज चौहान कह उठा। तुम कुछ भी सही तावड़े, परंतु मेरे रास्ते में आकर तुमने गलती की। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे साथ। देवराज चौहान, सबसे पहले तो मैं तुम्हें सॉरी कहूंगा जो इन दोनों ने तुम्हें और सोहनलाल को यातना दी। ये सब मेरी जानकारी में नहीं था। मुझे तब पता चला जब नोरा ने मुझे फोन पर बताया कि यहाँ चल क्या रहा है। पता चलते ही मैंने तुम दोनों को यहाँ मंगवा लिया। जहां तक हो सका तुम लोगों को पूरा आराम देने की कोशिश की। हम लोग गैर कानूनी काम करते हैं, लेकिन शांति से करते हैं। किसी को यातना देने जैसे काम मैं नहीं करता। मुझे धोखे से अपने खेल में शामिल करके तुमने बहुत गलत किया, देवराज चौहान बोला। कुछ भी गलत नहीं किया, मैं फंसा पड़ा हूं। तुम भी यही करते अगर मेरी जगह पर होते। कहने के साथ हीरा तावड़े आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। वो गंभीर था। कभी कभी ना चाहते हुए भी वो काम करना पड़ता है जो नहीं करना चाहिए या जिसको करने का मन नहीं करता। मेरी मजबूरी को समझो देवराज चौहान। क्या है तुम्हारी मजबूरी? जगमोहन ने पूछा। नोरा तावड़े के पास आकर एक कुर्सी पर बैठ गई। शिवचंद और बाबू सोफे पर बैठ चुके थे। मुझे जान से मारने की धमकी मिली हुई है। समय सीमा खत्म होने में सिर्फ 8 दिन बाकी हैं, हीरा तावड़े बोला। तुम्हें जान से मारने की धमकी कौन दे सकता है? जगमोहन ने कहा। तुम उसे संभाल सकते हो? उसे नहीं संभाल सकता। तुम लोग भी उसे जानते हो। कौन है वो? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। जैम डिमोरा। जैम डिमोरा? देवराज चौहान के होठों से निकला। वो मुंबई में है? नहीं, पाकिस्तान में है। जब तुमसे उसका झगड़ा हुआ था तो उसे हांगकांग छोड़ना पड़ा और पाकिस्तान में। मुझे मालूम है, देवराज चौहान कह उठा। दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है कि जैम डिमोरा की बातें जानने के लिए डकैती का जादूगर और हांगकांग में डकैती नामक कहानी पढ़ें या सुने। जैम डिमोरा पाकिस्तान में ड्रग्स किंग बन चुका है, हीरा तावड़े ने गंभीर स्वर में कहा। मैं हिंदुस्तान में ड्रग्स का जो धंधा करता हूँ वो ड्रग्स किसी और से मंगवाता था। जैम डिमोरा का संदेश मुझे साल भर से आ रहा था कि मैं उससे ड्रग्स मंगवाऊं, उसके साथ धंधा शुरू करूं। तो आखिरकार मैंने उससे भी ड्रग्स ले ली। ये 3 महीने पहले की बात है। जैम डिमोरा ने मेरे कहने पर 250 करोड़ की ड्रग्स मुझे मुंबई में डिलीवर कर दी। एक पैसा भी नहीं लिया। हम में यही तय हुआ था कि पेमेंट 90 दिन यानी कि 3 महीनों बाद दी जाएगी, जबकि मुझे पता था कि मैंने महीने भर में ही आधी ड्रग्स बेचकर 250 करोड़ हासिल कर लेना था। वो सारी ड्रग्स मेरे 4 गोदामों में रखी थी कि पांचवें ही दिन एक कि पांचवें दिन ही एंटी नारकोटिक्स विभाग ने सब जगह छापा मारकर वो ड्रग्स जब्त कर ली। मुझे अंडरग्राउंड होना पड़ा। माल भी गया, मैं खतरे में पड़ गया। धंधा भी चौपट हो गया। पुलिस बुरी तरह मेरे पीछे पड़ गई थी। 3 महीनों से मैं छिपता फिर रहा हूँ। उधर जैम डिमोरा को जब ड्रग्स पकड़े जाने की खबर मिली तो वो 250 करोड़ का तकाजा करने लगा। मेरे पास इतना पैसा नहीं है, उसे कहां से दूं? इस बात को लेकर जैम डिमोरा से तू मैं भी हुई, परंतु कोई हल नहीं निकला। 2 महीने पहले ही जैम डिमोरा का आदमी
जॉनी राइट पाकिस्तान से आकर मिला। वो तुम्हें जानता है देवराज चौहान? मैं भी उसे भूला नहीं हूं, देवराज चौहान बोला। उसने मुझे हांगकांग के वॉल्ट में फंसा दिया था। जॉनी राइट ने मुझे स्पष्ट कहा कि जैम डिमोरा ने मेरे लिए मैसेज भेजा है कि 90 दिन में 250 करोड़ की पेमेंट मैंने नहीं की तो जैम डिमोरा मेरी हत्या करवा देगा। अब जैम डिमोरा 2 महीने तक मुझे फोन नहीं करेगा। 90 दिन पूरे होने पर उसका फोन मुझे आएगा। मैं जानता हूं जैम डिमोरा खतरनाक इंसान है। गलती भी मेरी है कि मैं उसे उसका पैसा देने के काबिल नहीं रहा। ऐसे में जॉनी राइट ने मुझे कहा कि एक आदमी है जो तुम्हारी समस्या हल कर सकता है। पूछने पर उसने तुम्हारा नाम लिया, देवराज चौहान। जॉनी राइट ने कहा कि देवराज चौहान जैसा डकैती मास्टर तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकता है, परंतु वो मेरे लिए कोई भी काम नहीं करेगा। उसे तैयार किया जाए और बताया जाए कि वहां पैसा पड़ा है तो वो आसानी से पैसा ला देगा। जॉनी राइट की ये बात सुनकर मुझे सहारा मिला। उसने मुझे तुम्हारा बंगला भी दिखा दिया कि तुम कहाँ रहते हो और मुझे मौत की धमकी देकर वापस चला गया। कहकर हीरा तावड़े ने गहरी सांस ली और सिर हिलाया। नोरा कुर्सी पर शांत सी बैठी थी। शिवचंद और बाबू खामोशी के साथ बैठे सब कुछ सुन रहे थे। हीरा तावड़े ने देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल पर नजर मारी। तुम तो फंस गए तावड़े, सोहनलाल बोला। बुरी तरह, तावड़े ने सिर हिलाया। वो जैम डिमोरा किस हद तक खतरनाक इंसान है हम जानते हैं। वो किसी के पीछे पड़ जाए तो उसे छोड़ता नहीं। ऐसी बड़ी रकम का हो तो उसके पीछे हटने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सोहनलाल ने कहा। ऐसे में तुम लोग सोच ही सकते हो कि मेरी क्या हालत हो रही हो। मैं भी जैम डिमोरा को जानता हूँ, वो कमीना इंसान है। मैंने उसे कहा भी कि भविष्य में कमाकर उसका पैसा वापस कर दूंगा, लेकिन वो नहीं माना। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। मैं तुम्हें सब बातें साफ साफ बता रहा हूं देवराज चौहान, तावड़े बेचैनी से कह उठा। तब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था कि तुम पर एक चांस लेकर देखूं कि शायद मेरी जान बच जाए। लेकिन जॉनी राइट के मुताबिक तुम्हें तैयार करना भी आसान काम नहीं था। आखिरी आशा को मैं भी छोड़ना नहीं चाहता था। मेरी जिंदगी और मौत का सवाल था। यही वजह रही कि मैंने अपनी प्लानिंग की घेराबंदी तुम्हारे इर्द गिर्द की। मुझे कुछ ऐसा सोचना पड़ा कि तुम मेरे काम आ सको। एक मुसीबत से बचने के चक्कर में दूसरी मुसीबत मोल ले ली, देवराज चौहान ने कहा। दूसरी मुसीबत? तावड़े ने देवराज चौहान को देखा। जैम डिमोरा से बचने के लिए मेरे से पंगा ले लिया? सब कुछ तो तुम्हें बता दिया है कि मैं कैसे फंसा पड़ा हूं। कसम से मैंने तुमसे कोई पंगा नहीं लिया है। तुम्हारी सहायता, इसे तुम सहायता नहीं कह सकते। तुम सहायता मांगने मेरे पास नहीं आए, देवराज चौहान बोला। मैं आता तो क्या तुम मान जाते? नहीं। फिर तो मैंने जो किया सही किया। मैं जैम डिमोरा का हिसाब नक्की करके अपनी जान बचाना चाहता हूं। लेकिन तुमने तो अपनी मुसीबत बढ़ा ली। हीरा तावड़े ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा, फिर बोला। तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है कि मैंने ये सब कैसे किया? हाँ। कुछ जानना बाकी है तो मेरे से पूछ लो। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे झूठ के जाल में फंसकर मदन के वॉल्ट में रखा पैसा लूटने को तैयार हो जाऊंगा? मैं इस तरह सोचूंगा, यह भी तो हो सकता था कि मैं मदन के पैसे के बारे में सोचता ही नहीं, देवराज चौहान ने कहा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम मदन के वॉल्ट में रखे पैसे के बारे में सोचने लगोगे और उसे वहां से निकाल लोगे। ये बात तो नोरा के हवाले थी। धीरे धीरे नोरा ने ये बात तुम्हारे दिमाग में डालनी थी कि मदन को सबक सिखाने का सबसे अच्छा तरीका वॉल्ट में रखा उसका पैसा निकाल लेना है। परंतु नोरा को इस बात के लिए मेहनत ही नहीं करनी पड़ी। तुम खुद ही इस रास्ते पर पड़ गए और काम होता चला गया, हीरा तावड़े ने बताया। तुम्हें कैसे पता था कि मदन का केबिन लक्ष्मीचंद वॉल्ट में है और उसमें इतनी ज्यादा दौलत है? मदन मेरा दोस्त है। दोस्त? हाँ। हम एक दूसरे को पुराना जानते हैं, अक्सर मिलते रहते हैं, तो इस तरह मुझे ये बात काफी पहले से मालूम थी। लेकिन जब मुझे दौलत की जरूरत पड़ी तो लक्ष्मीचंद वॉल्ट ही नजर आया, और नजर आए तुम। तावड़े गंभीर दिख रहा था।
मुसीबत में इंसान को वो सब करना पड़ता है जो वो सामान्य वक्त में कभी नहीं करता। जानते हो मदन के केबिन में कितनी दौलत है जो तुम निकाल कर वहीं पर अपने केबिन में रखाए हो? कितनी? 300 करोड़। 300 करोड़! जगमोहन के होठों से निकला। इतनी ज्यादा? बाबू ने शिवचंद को देखा। मैं तो 60, 70, 80 करोड़ तक ही समझ रहा था। शिवचंद बोला। इतनी हो सकती है वो दौलत। सोहनलाल ने सिर हिलाया। तुम्हें पता था कि यहां इतनी दौलत है? जगमोहन ने गहरी सांस लेकर पूछा। पता था। पीने पिलाने के एक दौर में एक बार मदन के होठों से निकला था। तावड़े ने कहा। तुमने तो दोस्त की गर्दन काट ली। जब इंसान फंसा हो तो करना पड़ता है। वैसे मैं बुरा इंसान नहीं हूं। नोरा शांत सी कुर्सी पर बैठी सब कुछ देख सुन रही थी। अब देवराज चौहान, हीरा तावड़े ने गंभीर स्वर में कहा, सब कुछ तुमने जान लिया है कि मैंने किन हालातों में इस सारे काम को अंजाम दिया। मदन की जो दौलत तुम्हारे पास है उससे मेरे सिर पर से मुसीबत हट सकती है। वो 300 करोड़ के ऊपर की दौलत है और मुझे सिर्फ 250 करोड़ चाहिए कि जैम डिमोरा को दे सकूं। तुम मुझे 250 करोड़ रुपए दे दो, ऊपर की तुम रख लो। और हमारे 15-15 करोड़ रुपए? बाबू बोला। दूसरे सब लोगों को 50-50 लाख भी तो देने हैं। शिवचंद कह उठा। तावड़े ने खतरनाक नजरों से दोनों को देखा। दोनों कुछ सहम से गए। सबको मिलेगा। मेरे पास है पैसा, बीच में मत बोलो। तावड़े का स्वर कठोर हो गया। दोनों कुछ नहीं बोले। देवराज चौहान, तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। इस वक्त मुझे उस पैसे में से 250 करोड़ दे दो। हम हमेशा के लिए अच्छे दोस्त बन जाएंगे और कभी तुम्हारा ये एहसान भी उतार दूंगा। तावड़े ने नर्म स्वर में कहा। मुझसे तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, देवराज चौहान ने कहा। दौलत चीज ही ऐसी है कि हाथ आ जाए तो फिर देने का मन नहीं। ये बात नहीं है तावड़े। वो पैसा न मेरा है न तुम्हारा। तो किसका है? मदन का। क्या कह रहे हो? जगमोहन हड़बड़ाकर बोला। मदन बीच में कहां से आ गया? जगमोहन सही कहता है देवराज चौहान, हीरा तावड़े ने कहा। मदन को हमारे बीच से निकाल दो। देवराज चौहान ने जगमोहन से कहा। कैबिन में से मदन का पैसा निकालने का हमारा कोई प्लान था? नहीं। मदन हमारी लिस्ट में था? नहीं। जगमोहन बेचैन दिखा। हमने ये काम कभी करने का सोचा था? सोचा तो नहीं था, परंतु इस राह पर तावड़े ने मुझे धोखे से डाला। धोखे में रखकर मेरे से काम लिया। तब मुझे ठीक से नहीं पता था कि मैं ये काम किसके लिए कर रहा हूं। ये सब मेरे से अनजाने में हुआ। पर 300 करोड़? जगमोहन ने कहना चाहा। वो पैसा न मेरा है न तावड़े का। उस पर सिर्फ मदन का हक है, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने सक पकाकर सोहनलाल को देखा। उसे देखता पाकर सोहनलाल मुस्कुरा पड़ा। तू क्यों दांत फाड़ रहा है? जगमोहन झल्लाकर बोला। सोहनलाल की मुस्कान और गहरी हो गई। दांत मत फाड़, 300 करोड़ के ऊपर का मामला है, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहना चाहा। देवराज चौहान, हीरा तावड़े ने कहा, 250 करोड़ मुझे दे दो ताकि मैं जैम डिमोरा को देकर अपनी जान बचा सकूं। ज्यादा दिन अब बाकी नहीं रहे हैं। सिर्फ 8 दिन का वक्त और बचा है। तेरे को मेरे से कुछ नहीं मिलने वाला तावड़े, देवराज चौहान बोला। तेरे को मैंने सब हालात बताए फिर भी तू इनकार कर रहा है, तावड़े प्यार से बोला। तूने मेरे पर अपने प्लान का इस्तेमाल किया। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है, देवराज चौहान ने कहा। मेरे को ये बात कभी पसंद नहीं आती कि कोई मेरा इस्तेमाल करे। तुमने तो देखो देवराज चौहान, ये आपस की बातें हैं। मिल बैठकर निपटा लेंगे। पहले मैं जैम डिमोरा का हिसाब खत्म खत्म करना चाहता हूं ताकि मेरे सिर से मौत का डर हट जाए। तू 250 करोड़, वो मदन का पैसा है। ये बात रहने दे। पैसा उसी का होता है जिसके पास होता है। मैं जानता हूं कि इतनी बड़ी दौलत को कोई हाथ से जाने नहीं देगा। तू भी नहीं। तभी मदन का नाम आगे करके खुद पीछे हट रहा है। मैं तेरे से वादा करता हूं कि इस वक्त तू मेरे काम आ। जिंदगी में कभी तेरे एहसान का उधार चुका दूंगा। तूने मेरे साथ धोखे का खेल खेला है।
मैं तेरे काम कभी नहीं आऊंगा तावड़े। तावड़े ने सिर हिलाया और पास बैठी नोरा से कहा, ये तो मान नहीं रहा। तुम्हारी बात ही गलत है। नोरा ने शांत स्वर में कहा, 300 करोड़ में से तुम्हें 250 करोड़ क्यों दे? हीरा तावड़े ने सिर हिलाकर देवराज चांद से कहा, ठीक है, मुझे 225 करोड़ दे दो, बाकी तुम रख लो। मदन के पैसों में से तुम्हें 1 करोड़ भी नहीं मिलेगा तावड़े। 200 करोड़ मुझे दो, अब तो ठीक है, तावड़े ने कहा। देवराज चांद कुछ नहीं बोला। ये नहीं मानने वाला, बाबू बोल पड़ा, हमने भी काफी कोशिश की है। सारी दौलत खुद हजम करना चाहता है, शिवचंद ने कहा। मान जाओ देवराज चौहान, तावड़े बोला, जैम डिमोरा को पैसा देना जरूरी है, नहीं तो मेरे लिए पाकिस्तान से हत्यारे भेज देगा। हो सकता है उसके आदमी हिंदुस्तान में ही मौजूद हो। कोई किसी की जान लेना चाहता है तो देर सफेर वो सफल हो ही जाता है। ऐसे लोगों से खुद को ज्यादा देर बचाया नहीं रखा जा सकता। मैं ये वक्त नहीं आने देना चाहता। सब कुछ ठीक हो सकता है अगर तुम मुझे वो पैसा दे दो। मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। जैम डिमोरा जिसके पीछे पड़ जाए उसे छोड़ता नहीं है, देवराज चौहान ने कहा। तभी तो मैं खुद को उससे तभी बचा सकता हूं जब तुम मुझे वो पैसा दे दो। उस पैसे को भूल जाओ। कोई फायदा नहीं तावड़े साहब, शिवचंद बोला, ये पैसे नहीं देने वाला। चंद पल चुप रहकर हीरा तावड़े कह उठा, देवराज चौहान, मैं कितने प्यार से तुमसे पेश आ रहा हूं। इस वक्त तुम्हें दोस्त मानकर चल रहा हूं। मैंने सारे हालात तुम्हारे सामने रख दिए हैं कि तुम मेरी हालत को समझ सको। ऐसे में तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए। तुम्हारी हर कोशिश मुझ पर बेकार है तावड़े, देवराज चौहान ने कहा। तो तुमने सोच रखा है कि सारा पैसा तुमने ही लेना है? तावड़े गंभीर दिखा। वो मदन का पैसा है, मदन के पास वापस जाएगा। लेकिन जगमोहन ने देवराज चौहान से कहना चाहा। चुप रहो, जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। तुम्हें जो कहना है बाद में भी कह सकते हो। जगमोहन ने गहरी सांस लेकर मुंह फेर लिया। देवराज चौहान, तुम समझदार इंसान हो, ऐसे में तुम्हें सोच समझ कर जवाब देना चाहिए, हीरा तावड़े ने कहा। यह बात तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि तुम मेरे पास हो, जगमोहन और सोहनलाल भी। बस तावड़े, मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आने वाला। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, बल्कि चाहता हूं कि तुम हर पहलू पर सोचो, और मैं सोच चुका हूं। हीरा तावड़े देवराज चौहान को देखने लगा। चेहरे पर सोच के भाव थे। तो मेरे प्यार से बात करने का कोई फायदा नहीं हुआ, तावड़े ने कहा। तुम गलत सोच रहे हो कि मेरे से मदन वाली दौलत ले लोगे। मैं तावड़े साहब, बाबू बोला, आप लाख कोशिश कर लें ये पैसे नहीं देगा। हमने भी बहुत कोशिश की थी। ये पक्का इरादा किए बैठा है कि मदन वाला सारा पैसा खुद हजम कर जाएगा। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, तावड़े ने गंभीर स्वर में कहा। कान खोलकर सुन लो देवराज चौहान, अगर मैं जैम डिमोरा से खुद को ना बचा पाया तो अपने मरने से पहले तुम तीनों को शूट कर दूंगा। मेरी जिंदगी जाएगी तो बचोगे तुम भी नहीं। तुम्हें जो कहना करना है कर लो, देवराज चौहान ने कहा। हैरानी है, मैंने तुम जैसा बेवकूफ पहले कभी नहीं। हीरा, नोरा मुस्कुरा कर कह उठी, तुम जल्दी कर रहे हो? क्या मतलब? तुम तो देवराज चौहान के सिर पर खड़े हो कि अभी दौलत दे दे। तुमने अपनी कह दी, अब इन्हें सोचने का मौका दो। इतनी बड़ी दौलत एकदम तो किसी को नहीं दी जाती। तुम्हारे पास 8 दिन है, अभी वक्त है। देवराज चौहान को फैसला ले लेने दो। हो सकता है सोचने के बाद देवराज चौहान ही तुम्हारे सामने कोई ऑफर रख दे। सॉरी। तुम सोचती हो कि ऐसा हो सकता है? तावड़े ने नोरा को देखा। क्यों नहीं हो सकता? देवराज चौहान को वक्त दो, कल इससे बात करना। इन तीनों को इन तीनों को एक ही जगह पर रखो ताकि ये आपस में बातचीत करके किसी नतीजे पर पहुंच सके। नोरा का सोच भरा स्वर सामान्य था। क्यों नहीं नोरा, मैं इन्हें सोचने का वक्त दे सकता, तावड़े साहब, शिवचंद ने कहा। सबसे अच्छी बात है कि देवराज चौहान को मेरे हवाले कर दें। तुम क्या करोगे? वही जो करना रह गया था।
इसके शरीर को जगह जगह चाकू से काटकर उसमें नमक मिर्च भरूंगा। देखता हूं कब तक ये नाना कहता है। सीधी तरह से नहीं मानने वाला लगता ये। इसकी बातों में मत आना तावड़े, नोरा बोली। देवराज चौहान को सोचने का वक्त दो कि ठीक है, इन्हें एक दो दिन दिए जा सकते हैं, मैं कल इनसे बात करूंगा। तावड़े कह उठा। अगर ये नहीं माने तो फिर इन्हें शिवचंद बाबू के हवाले कर दूंगा। तब भी नहीं माने तो इन्हें शूट करना पड़ेगा। इन्हें मेरी जिंदगी की परवाह नहीं तो मैं इनकी परवाह क्यों करूं। सुन रहे हो ना देवराज चौहान। तभी हीरा तावड़े का फोन बजने लगा। तावड़े ने पैंट की जेब से फोन निकालकर बात की। हेलो, कैसे हो तावड़े? उधर से जैम डिमोरा का स्वर कानों में पड़ा। डिमोरा? तुम? हीरा तावड़े चौंक कर बोला। तुम तो इस तरह हैरान हो रहे हो जैसे मेरा फोन आने की तुम्हें आशा ही ना हो तावड़े। हीरा तावड़े ने गहरी सांस ली, फिर कह उठा। अभी 8 दिन बाकी हैं, मैं एक एक दिन गिन रहा हूं। तुम्हें थोड़ा वक्त बढ़ा देना चाहिए। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे पैसों का इंतजाम कर सकूं। मैं बेईमान नहीं हूं। ड्रग्स गई थी तभी ये सारा झंझट हुआ। और तावड़े, मुझे पता है कि तुम पैसों का इंतजाम के लिए कैसे कैसे यत्न कर रहे हो। पता है? हीरा तावड़े चौंका। कैसे? हिंदुस्तान में मुंबई में मौजूद मेरे आदमी मुझे वो रिपोर्ट देते हैं जिनकी रिपोर्ट मुझे चाहिए हो। जैम डिमोरा का स्वर तावड़े के कानों में पड़ रहा था। जैसे कि घंटा भर पहले मुझे बताया गया कि देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल इस वक्त तुम्हारी कैद में हैं। तुमने देवराज चौहान को कैसे फंसाया अपने काम के लिए, ये भी मुझे घंटा भर पहले ही पता चला है। जॉनी राइट इस वक्त मेरे पास बैठा है। जॉनी ने मुझे बताया कि देवराज चौहान का रास्ता उसने ही तुम्हें बताया था। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल तावड़े के मुंह से जैम डिमोरा का नाम सुनकर सतर्क हो गए थे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हारे पैसों का इंतजाम कर सकूं, हीरा तावड़े गंभीर स्वर में बोला। फिर भी मैं चाहूंगा कि कुछ वक्त और बढ़ा दो ताकि मैं आराम से पैसों का इंतजाम कर सकूं। देवराज चौहान कैसा है? उधर से जैम डिमोरा ने पूछा। बढ़िया है। तावड़े की निगाह देवराज चौहान की तरफ उठी। क्या वो वॉल्ट से लूटा पैसा तुम्हें देने को तैयार है? अभी तक तो नहीं। देगा भी नहीं। वो इतना सीधा नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। वो बहुत खतरनाक है। उसकी वजह से ही हांगकांग का मेरा ड्रग्स का धंधा उखड़ गया। मेरे बेशकीमती हीरे जवाहरातों का संग्रह उसने वॉल्ट से लूट लिया। हालात ऐसे हो गए कि मुझे हांगकांग से भागकर इस पाकिस्तान में बसने की योजना बनानी पड़ी। और तो और मेरी बेटी मैगी को मेरे खिलाफ भड़काकर। उधर से जैम डिमोरा ने गहरी सांस ली, फिर कहा, रहने दो। तुमसे बातें करने का क्या फायदा? तुम उस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। देवराज चौहान से मेरी बात कराओ। क्यों? हीरा तावड़े के माथे पर बल पड़े। देवराज चौहान से बात करा तावड़े। लेकिन क्यों? ये मेरा मामला है। बेशक तेरा मामला है, परंतु देवराज चौहान से मेरे कई हिसाब अभी अधूरे हैं। जरा बात तो करूं उससे। उसकी आवाज सुने बहुत देर हो गई। तावड़े के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव उभरे। क्या सोचने लगा तावड़े? जैम डिमोरा की आवाज कानों में पड़ी। कराता हूं। तावड़े ने कहकर फोन कान से हटाया और देवराज चौहान के पास पहुंचकर बोला, जैम डिमोरा तुमसे बात करना चाहता है। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा, जबकि जगमोहन कुछ बेचैन हुआ। सोहनलाल एकाएक चिंता में दिखने लगा। लो। तावड़े ने देवराज चौहान की तरफ फोन बढ़ाया। देवराज चौहान ने फोन लेकर बात की। पाकिस्तान में कैसा वक्त कट रहा है जैम डिमोरा? देवराज चौहान मुस्कान भरे स्वर में बोला। आह। जैम डिमोरा के गहरी सांस लेने की आवाज आई। तुम्हारी आवाज सुनकर चैन मिला। ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे सामने हो, पास में हो। तुम तो अचानक ही मुझसे बहुत दूर हो गए थे देवराज चौहान। तुम ही हांगकांग से भाग गए थे। मैं तो, वो मेरा बुरा वक्त था। बहुत बुरा वक्त था। तुमने मुझे बहुत तकलीफ। सोहनलाल को अपने साथ हांगकांग ना ले जाते तो सब ठीक रहता, परंतु
उस वक्त को याद करके मुझे बहुत तकलीफ होने लगी। मुझे विनय बरूटा याद आने लगा। मेरा हीरे जवाहरातों का बेशकीमती संग्रह जो 2000 करोड़ की कीमत का था वो याद आने लगा। वो तुम्हारे पास है देवराज चौहान? विनय बरूटा के पास है, पर वो मेरा था। तुम्हारी हरकतों की वजह से ही उसका हकदार विनय बरूटा बन बैठा। तो तुमने मैगी के वॉल्ट में विनय बरूटा के लिए डकैती की थी, हीरे जवाहरात उसे दे सको। दोस्तों, ये सब जानने के लिए डकैती का जादूगर, हांगकांग में डकैती, ये दोनों कहानियां पढ़ें। हाँ, मेरा ये वादा था और मैंने वादा पूरा किया, देवराज चौहान ने कहा। जबकि विनय बरूटा की प्लानिंग पर ही वो हीरे जवाहरात लूटे गए। इतनी पुरानी बातों से तुम्हें क्या मिलने वाला है जैम डिमोरा? मैं वो ही हीरे जवाहरात विनय बरूटा से हासिल कर लूंगा, देवराज चौहान। जैम डिमोरा का तीखा स्वर कानों में पड़ा। बेशक करो। अब उन हीरे जवाहरातों से मेरा कोई वास्ता नहीं। तू तो हीरा तावड़े के हाथों में फंस गया। अब क्या करेगा देवराज चौहान? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं इन बातों की परवाह नहीं। तावड़े तेरे से पैसे लेकर ही रहेगा। उसकी गर्दन मेरे हाथों में फंसी पड़ी है, समझा क्या? समझ गया, देवराज चौहान ने व्यंग भरे स्वर में कहा। और कुछ? तेरे पर मेरे कई हिसाब बाकी हैं। तुझे हिंदुस्तान आना होगा जैम डिमोरा, क्योंकि तूने हिसाब चुकता करने हैं, मैंने नहीं। मैगी कैसी है? बहुत अच्छे से जिंदगी बिता रही है। कहाँ है? ये तू कभी नहीं जान पाएगा। मैगी सोहनलाल और इंस्पेक्टर वानखेड़े के साथ हिंदुस्तान आई थी। तुम्हें जरूर पता होगा कि वो कहाँ है। मैंने कब कहा कि मुझे नहीं पता? मुझे मैगी चाहिए ताकि तू उसे मार सके। उसे अपने वॉल्ट में मेरी दौलत पर डकैती करने में तेरी सहायता की थी। उसने अपने वॉल्ट में मेरी दौलत पर डकैती करने में तेरी सहायता की थी। मेरा 2000 करोड़ का दुर्लभ हीरे जवाहरातों का संग्रह मैगी की वजह से वॉल्ट से निकल सका, वरना तुम कभी कामयाब नहीं हो सकते थे। उसकी इस हरकत को मैं कभी नहीं भूल सकता। वैसे भी वो मेरी बेटी, उसे बेटी मत कहना। वो तुम्हारी कुछ भी नहीं लगती। मैगी ने मुझे सब कुछ हांगकांग में ही बताया था। तुम्हें पता, मुझे मैगी चाहिए। उसने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा था। तुमने भी मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा था। चाहो तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ सकता हूं। अच्छा? देवराज चौहान हंसा। वो कैसे? मुझे मैगी दे दो। तुम मैगी तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। वो तुम्हारे हाथों से बहुत दूर है। मैं जानता हूं, वो मुंबई में है। मैंने कब इनकार किया इस बात से? तो तुम मैगी को मेरे हवाले नहीं करोगे? देवराज चौहान ने फोन कान से हटाया और हीरा तावड़े की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जैम डिमोरा की बेकार की बातें मैं और नहीं सुन सकता। तावड़े ने फोन लेकर कान से लगाया और पीछे हटता बोला, डिमोरा, मैं देवराज चौहान से पैसे वसूल करके तुम्हें जल्दी फोन करूंगा। तावड़े, पैसे देने के लिए मैं तेरे को 1 साल का वक्त दे सकता हूं, जैम डिमोरा ने उधर से कहा। 1 साल? तावड़े चौंका। 1 साल का वक्त? अगर तू देवराज चौहान और सोहनलाल को मेरे हवाले कर दे। डिमोरा की आवाज कानों में पड़ी। हीरा तावड़े फौरन कुछ नहीं कह सका। नोरा टकटकी बांधे तावड़े को देखने लगी। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल भी तावड़े को देख रहे थे। शिवचंद और बाबू बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे। चुप क्यों हो गए तावड़े? उधर से पुनः डिमोरा का स्वर आया। डिमोरा, हीरा तावड़े शब्दों को तोलता कह उठा। तुम उन तिलों की मांग कर रहे हो जिनमें से मैं तेल निकालना चाहता हूं। यह भूल जाओ कि देवराज चौहान तुम्हें दौलत देगा। मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन देवराज चौहान मेरा है। मुझे उसकी लंबे वक्त से जरूरत है। मैंने उससे कुछ पूछना है, दूसरी तरफ से डिमोरा ने कहा। मैंने तुम्हारा 250 करोड़ देना है। उसका इंतजाम देवराज चौहान से ही हो सकता है। मैं तुम्हें साल भर का वक्त दे दूंगा, अगर तुम देवराज चौहान को मेरे हवाले कर दो। ये समस्या वाली बात है डिमोरा। मुझे देवराज चौहान की जरूरत है। वो अब तुम्हारे हाथ में है।
जबकि आसानी से वो हाथ आता नहीं। इसलिए तुम तो मुझे वक्त से पहले परेशान करने लग गए हो डिमोरा, तावड़े ने सोच भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान मुझे दे दे तावड़े, वो मेरे लिए जरूरी है। हीरा तावड़े ने देवराज चौहान को देखा। तभी नोरा ने तावड़े का कंधा थपथपाकर इशारे से कहा कि वो डिमोरा से बाद में बात करे। तावड़े ने सिर हिला दिया। देवराज चौहान, जगमोहन और सोहनलाल की निगाह तावड़े पर थी। तुम्हें मेरी बात मान लेनी चाहिए तावड़े, जैम डिमोरा की आवाज पुनः कानों में पड़ी। मुझे सोचने का वक्त दो। मैं चाहता हूं कि तुम हाँ करो तो शाम तक मैं अपने आदमी तेरे पास भेज दूं जो देवराज चौहान और सोहनलाल को तेरे से लेकर मेरे पास पाकिस्तान पहुंचा देंगे। डिमोरा का शांत स्वर कानों में पड़ा। तुम्हारी मांग बहुत टेढ़ी है, मैं इस बारे में सोचना चाहता हूं, तावड़े बोला। मैं 2 घंटे बाद फोन करूं? मैं फोन करूंगा तुम्हें, तावड़े ने कहा। 2 घंटे में करना, मैं इंतजार कर रहा हूं। इतना कहने के साथ ही उधर से जैम डिमोरा ने फोन बंद कर दिया था। तावड़े ने कान से फोन हटाकर जेब में डाला कि नोरा कह उठी। जैम डिमोरा देवराज चौहान को मांग रहा है? हाँ। हीरा तावड़े ने गंभीर नजरों से देवराज चौहान को देखा। तुम्हारा क्या लफड़ा है डिमोरा से? लंबी बातें हैं, तुम नहीं समझ सकोगे, देवराज चौहान ने कहा। लंबी बातें? हीरा तावड़े ने गंभीर स्वर में कहा। वो तुम्हें मांग रहा है। डिमोरा हर हाल में मुझे अपने कब्जे में लेना चाहेगा, देवराज चौहान मुस्कुराया। मैंने उसे बहुत तगड़ी चोट दी थी। हर हाल में? हाँ, हर हाल में। उसका सपना होगा मुझे अपने कब्जे में देखने का, मुझे हर रोज ठोकरें मारने का। फिर तो बात गंभीर हो गई देवराज चौहान। वो तुम्हें मांग रहा है, लगभग जिद कर रहा है, हीरा तावड़े सोच भरे स्वर में बोला। लेकिन मैं तुम दोनों के मामले के बीच नहीं आना चाहता। मैंने उसे 250 करोड़ देना है, नहीं तो 8 दिन बाद वो मेरी जान लेने के लिए हजारों को छोड़ देगा। समझ रहे हो ना मेरी बात? मुझे सिर्फ अपनी जान की पड़ी है, और किसी बात से कोई मतलब नहीं। देवराज चौहान की निगाह हीरा तावड़े पर थी। हालात गंभीर हो गए हैं, जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा। तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए। वही सोच रहा हूं, देवराज चौहान बोला। तुम्हारे साथ वो सोहनलाल को भी मांग रहा है। तुम्हें लेने के लिए वो मेरे पास अपने आदमी भेजने को तैयार है। तुम्हारे साथ वो सोहनलाल को भी मांग रहा है। तुम्हें लेने के लिए वो मेरे पास अपने आदमी भेजने को तैयार है और मुझे पैसा लौटाने के लिए साल भर का वक्त दे रहा है, तावड़े बोला। पर मैं सोचता हूं कि डिमोरा की बात क्यों मानूं? क्यों ना उसे 250 करोड़ देकर पीछे कर दूं? तुम क्या कहते हो, मुझे क्या करना चाहिए? देवराज चांद ने सिगरेट सुलगा ली। तावड़े, नोरा बोली, डिमोरा को देवराज चौहान जरूर चाहिए। हाँ, वो जबरदस्ती वाले ढंग में देवराज चौहान और सोहनलाल को मांग रहा था। वो जरूरतमंद है। तो सौदा करो डिमोरा से, 250 करोड़ माफ और साथ में 100 करोड़ की ड्रग्स देगा, नोरा ने कहा। हीरा तावड़े ने नोरा को देखा। मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। नोरा ने भी तावड़े को देखा। मेरे ख्याल में देवराज चौहान और सोहनलाल उसके लिए इतने कीमती नहीं होंगे। बात करो डिमोरा से, शायद बात बन जाए। तावड़े ने देवराज चौहान को देखकर पूछा। मैं फैसला तुम पर छोड़ता हूं देवराज चौहान। एक बार तुम डिमोरा के हाथ लग गए तो तुम समझ सकते हो कि तुम्हारा क्या होगा। पहले डिमोरा से बात करो, देवराज चौहान बोला। क्या बात? उसे अपनी ऑफर दो। अगर उसने मेरी ऑफर मान ली तो फिर पीछे हटना मुश्किल हो जाएगा, तावड़े ने कहा। गुंजाइश रखकर बात करो, देवराज चौहान ने कस लिया। उससे कहो कि तुम इस तरह सोच रहे हो। अब हालात तुम्हारे हक में नहीं रहे। समझदारी इसी में है कि 250 करोड़ देकर अपनी जान छुड़ा लो, तावड़े बोला। तुम डिमोरा से गुंजाइश रखकर बात करो। सच बात तो यह है देवराज चौहान कि मुझे डिमोरा से कोई हमदर्दी नहीं है। मेरे लिए पहले तुम हो। मेरे लिए पहले तुम इसलिए हो कि मैंने तुम्हें अपनी योजना में इस्तेमाल किया है।
मेरा टारगेट तुम्हें डिमोरा के हवाले करना नहीं, बल्कि डिमोरा का हिसाब चुकता करना है। मैं तुम्हें किसी बड़ी मुसीबत में नहीं डालना चाहता। तुम अगर पैसा मुझे दे दो तो डिमोरा से बात करो। हीरा तावड़े के चेहरे पर गंभीरता के भाव थे। फोन जेब से निकाला। तुम लोग अपने चक्कर में लगे हो, बाबू बोला। हमें 15-15 करोड़ कब मिलेगा? मिलने वाला है, नोरा तीखे स्वर में बोली। बातें समझ नहीं रहे क्या? हमारे 15 करोड़ की बात तो हुई नहीं। चुप रहो, तावड़े नंबर मिलाते सख्त स्वर में बाबू से कह उठा। शांत रहे बाबू, शिवचंद ने कहा। तावड़े साहब जल्दी पैसा देंगे हमें। हीरा तावड़े की जैम डिमोरा से बात हो गई। मैं जानता था तावड़े तू मेरी बात जरूर मानेगा। उधर से डिमोरा की आवाज कानों में पड़ी। अभी मैं कुछ नहीं माना, तुमसे बात करना चाहता हूं, तावड़े ने कहा। कर। उधर से जैम डिमोरा की आती आवाज कान में पड़ी। तुमसे सौदा करने की सोच रहा हूं, हीरा तावड़े ने शांत स्वर में कहा। बोलता रहे। 250 करोड़ नहीं दूंगा और ऊपर से 100 करोड़ की ड्रग्स मेरे को देगा तो देवराज चौहान और सोहनलाल तेरे हो जाएंगे। ये तो तूने बहुत ज्यादा मांग लिया। तेरे को देवराज चौहान सोहनलाल चाहिए नहीं क्या? पर तूने कीमत बहुत ज्यादा मांग ली। इतने पाँव मत फैला तावड़े। थोड़ा थोड़ा खाना अच्छा होता है, बैलेंस बना के चल। मैं तो और भी ज्यादा कहने के वाला था, पर नोरा ने कहा कि तुम नहीं मानोगे तो मैंने कम कर दी रकम। ये तो बहुत ज्यादा है। फिर तो हम में सौदा नहीं हो सकेगा डिमोरा। बात कम ज्यादा की नहीं है, जरूरत की है। तुम्हें इन दोनों की जरूरत है और मुझे तुम्हारा हिसाब चुकता करने की जरूरत है। हाँ कहते हो तो मैं इस सौदे पर विचार कर सकता हूँ। जैम डिमोरा की तरफ से आवाज नहीं आई। तो मैं समझूं कि यह सौदा नहीं हो सकता, हीरा तावड़े कह उठा। मैं तेरा ड्रग्स का पैसा छोड़ सकता हूं इस सौदे में। 100 करोड़ के ड्रग्स नहीं देगा? 250 करोड़ छोड़ रहा हूं। और तेरे को क्या चाहिए? ज्यादा लालच मत कर, मुझे सोचने दे, तावड़े गंभीर स्वर में बोला। कब बताएगा मुझे? आधे घंटे बाद, तावड़े ने कहा और फोन बंद करके देवराज चौहान को देखा। जैम डिमोरा क्या कहता है? नोरा ने पूछा। देवराज चौहान और सोहनलाल के बदले वो 250 करोड़ छोड़ने को तैयार है। 100 करोड़ की ड्रग्स ऊपर से देने को मना कर रहा है। सौदा बुरा नहीं है, नोरा मुस्कुराई। मेरे ख्याल में वो 100 करोड़ की ड्रग्स भी ऊपर दे देगा। हीरा तावड़े की नजर देवराज चौहान पर जा टिकी। कहो, अब तुम क्या कहते हो? डिमोरा तो लगभग मान ही गया। 250 करोड़ छोड़ने को तैयार है वो। ठीक है, मैं तुम्हें 250 करोड़ दूंगा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। यह फैसला समझदारी से भरा है। मैं भी यही चाहता हूं कि ऐसा ही हो। तुम डिमोरा के हाथों में ना जाओ। डिमोरा सच में बुरा इंसान है। उसने मेरे साथ जो व्यवहार किया वो उसे नहीं करना। इसी पल तावड़े का फोन बज उठा। हेलो, तावड़े ने बात की। तावड़े, मैं पाकिस्तान से सुलेमान। पहचान लिया सुलेमान भाई, तावड़े बोला। कैसे मिजाज है? तुम पहले कभी नहीं फंसे। इस बार मेरे से ना लेकर डिमोरा से ड्रग्स ली तो माल पकड़ा गया तुम्हारा। मुझे पता लगा, खुंदक में तेरे ही आदमी ने वहां ड्रग्स होने की खबर पुलिस में दी, तावड़े ने कहा। सुलेमान गलत धंधा जरूर करता है पर गलत ढंग से नहीं करता, सुलेमान ने उधर से शांत स्वर में कहा। गाली दे ले पर ऐसा बुरा इल्जाम मुझ पर मत लगाना। मैंने ऐसा काम कभी नहीं किया। मुझे आज तक नहीं पता चला कि पुलिस को खबर कैसे लग गई कि। पता लगाना पुलिस का काम है, वो लगा लेती है। डिमोरा को दी गई समय सीमा खत्म होने में 8 दिन बाकी हैं। सब खबर है तेरे को? धंधे में खबर रखनी पड़ती है। तू कहे तो डिमोरा से बात करके वक्त बढ़ा दूं। वो तेरी बात क्यों मानेगा? मान जाएगा।
धंधा अलग अलग करते हैं पर हैं तो सब भाई भाई। डिमोरा से मेरी मेरी कई बार बात हुई है। इसकी जरूरत नहीं। डिमोरा को पैसे देने का इंतजाम कर लिया है मैंने। तावड़े फोन पर बोला। ये तो अच्छी खबर दी तुमने। अब मैं तेरे से ही माल मंगवाऊंगा। जैम डिमोरा घटिया आदमी है। तावड़े ने कड़वे स्वर में कहा। भेजूं क्या? कुछ दिन ठहर जा। डिमोरा को उसका माल दे दूं फिर तेरे को फोन करता हूं। तो फिर हम कुछ दिन बाद बात करते हैं तावड़े। तावड़े ने फोन बंद करके जेब में रखा और बोला। तो पक्का रहा देवराज चौहान, तू मुझे 250 करोड़ देगा? हाँ। तो आज ही दे दे। मैं डिमोरा का हिसाब नक्की करूं। इस वक्त 3:30 बज रहे हैं। वॉल्ट शाम को बंद होगा। वॉल्ट की दोनों चाबियां मेरे पास हैं। शिवचंद कह उठा। हम तीनों, देवराज चौहान ने जगमोहन और सोहनलाल को देखकर कहा, यहां से निकलकर वॉल्ट जाएंगे। तुम्हारे आदमी वॉल्ट के बाहर रहेंगे, वॉल्ट से पैसा निकालकर उनके हवाले करेंगे और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। हीरा तावड़े बोला। इन हालातों में मैं धोखा नहीं खाना चाहता। मैं तुम्हें धोखा देने की नहीं सोच रहा, देवराज चौहान ने कहा। फिर भी दुर्घटना से सावधानी भली। तुम वॉल्ट के भीतर नहीं जा सकते। गेस्ट को भीतर ले जाना मना है। ये वॉल्ट का नियम है। मैं वॉल्ट के ऑफिस में बैठकर तुम्हारे आने का इंतजार। ठीक है। मुझे कोई एतराज नहीं। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। हमारा 30 करोड़, शिवचंद बोला। बाकी सब लोगों का 50-50 लाख मिलेगा। बेसब्र मत बनो। तुम दोनों भी मेरे साथ चलोगे। नोरा? हाँ। दयाल से कहो कम से कम 20 हथियारबंद आदमी साथ। हीरा तावड़े का फोन बजने लगा। दूसरी तरफ जैम डिमोरा था। मैंने सोचा तुमने फैसला ले लिया होगा अब तक। डिमोरा की आवाज कानों में पड़ी। सही सोचा। मैं तुम्हें 250 करोड़ वापस देने वाला हूं। तावड़े ने कहा। क्या? तुम तो देवराज चौहान और सोहनलाल को देने की बात। वो प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया है। देवराज चौहान मदन की दौलत में से 250 करोड़ देने को तैयार है। ये तुम ठीक नहीं कर रहे तावड़े। मैं तो ठीक कर रहा हूं पर तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया। ड्रग्स का धंधा ही ऐसा है कि कभी कभी माल पकड़ा भी जाता है। ये सब चलता रहता है। पर तुमने तो मेरी तलवार मेरी गर्दन पर लगा दी। ऐसे धंधा नहीं होता डिमोरा। धंधा नहीं चलेगा। धंधा ही नहीं चलेगा तो मैं तुम्हारे पैसे कहां से दूंगा? सुलेमान ने तो कभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। मिल मिलाकर ही चला जाता है। पर तुम तो मेरा माल पकड़े जाने पर मेरे पर हुकूमत करने की कोशिश करने लगे। तेरे मेरे बीच में वो 250 करोड़ है जो मैंने देना है, वो 24 घंटे में तुम्हें मिल जाएगा। मैं फोन करूंगा। तावड़े, मुझे पैसे से ज्यादा देवराज चौहान और सोहनलाल की जरूरत। ये दोनों अब तेरे को मेरे से तो मिलने से रहे डिमोरा। मैं देवराज चौहान को तेरे हाथों में क्यों फंसाऊं जबकि वो मुझे पैसे दे रहा है? ऐसा करना धंधे के लिहाज से गलत होगा। तावड़े, मैं तेरे को 100 करोड़ की ड्रग्स भी दूंगा। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं तेरे साथ कोई डील नहीं करना चाहता, तावड़े ने कहा और फोन बंद कर दिया। चेहरे पर सख्ती के भाव दिख रहे थे। नजरें देवराज चौहान पर उठी। देवराज चौहान को अजीब सी निगाहों से नोरा की तरफ देखते पाया। हीरा तावड़े ने नोरा की तरफ निगाह घुमाई। अगले ही पल तावड़े वहीं का वहीं ठिठक गया। नोरा के हाथ में रिवॉल्वर दबी थी जिसका रुख तावड़े की तरफ था। तावड़े ने पहचाना कि नाल पर साइलेंसर भी चढ़ा हुआ है, यानी कि इस वक्त की नोरा ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। तावड़े संभला। नोरा के चेहरे पर नजर मारी। नोरा का चेहरा सपाट और सख्त दिख रहा था। चलिए दोस्तों, हो सकता है अब ये नोरा जो है ये जैम डिमोरा की बंदी निकले। मतलब मुझे लग रहा है कहानी तो वही उसी तरफ जा रही है। नोरा के हाथ में रिवॉल्वर दबी हुई है और वो धमकी भी तावड़े को दे रही है वो। तो खैर, अब देखते हैं अगले भाग में। अभी 38 और 3, तो करीब करीब 14-15 पन्नों की कहानी फिर भी बाकी है। ठीक ठाक सीन होना चाहिए आगे। और
इसीलिए मैंने रोका। मैं देख रहा था कि सीन चेंज हो तो ठीक है, लेकिन नहीं तो ये बहुत लंबा एपिसोड हो जाता, तो इसी चक्कर में रोक दिया। जैम डिमोरा, ये जैम डिमोरा कहाँ से आ गया? कोई हमें ऐसा क्लू मिला था, लगा था कि इस तरह की कहानी आएगी बीच में? नहीं ना। हम्म। और देवराज चौहान को भी बिल्कुल पता नहीं लगा, शराफत में मार खा गया। और दिल का दौरा जगमोहन को पड़ने वाला है। अब अगर ये मान लो मान जाता देवराज चौहान के, ले ले भाई पैसे, तो उसमें से 300 करोड़ का ही माल है। यानी इनके हाथ में तो चिल्लर ही बचता, फिर 250 करोड़ उन्हें दे देते तो। खैर, देखते हैं। लेकिन 10वां एपिसोड दोस्तों मैं जल्दी से जल्दी इसके बैक टू बैक ही अपलोड कर दूंगा, आप फिक्र मत करिएगा। मैं अभी इसे रिकॉर्ड करके और 10वां एपिसोड साथ के साथ ही डाल रहा हूँ, ठीक है? तो जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा परसेंटेज मैंने कल भी बताया था, 60 से ऊपर पहुंच चुका है, इनफैक्ट 63 से ऊपर पहुंच चुका है। तो यानी जो दोस्त हमें सुनते हैं उनमें से करीब 6 लोग, 6.5 लोग हमें सब्सक्राइब किए हुए हैं। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने अभी नहीं किया है और जो करने की सोच रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि कर लें और लाइक ज़रूर करें, इससे वीडियो की रीच बढ़ जाती है। मिलते हैं फिर कल, कल नहीं अगले भाग में, जो कि अभी हाथों हाथ ही आ रहा है आपको बैक टू बैक। चलिए फिर, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें, और बाकी की बातें 10वें भाग के एंड में। अगला भाग 52 पत्ते का 10वां और आखिरी भाग थोड़ी देर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।